बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को नई शिक्षक भर्ती का इंतजार था। उनका इंतजार अब समाप्त होने वाला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के पदों पर शिक्षक भर्ती के संदर्भ में अध्याचन मांगे गए हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 10 फरवरी 2025 को निदेशक शिक्षा माध्यमिक के द्वारा समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा गया है। यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि जो प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की भर्ती होती है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराती है। इसमें उत्तर प्रदेश का जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका कोई भी रोल नहीं है। उनके माध्यम से ये परीक्षा नहीं होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, जिसे आप यूपीपीएससी के नाम से जानते हैं। बहुत लंबे समय से ये भर्ती रुकी हुई थी समकक्ष अहर्ता को लेकर के। अब वो मामला निपटने के बाद से फिर से अध्याचन मांगे गए हैं और अब उम्मीदें हैं कि प्रवक्ता और एलटी ग्रेड पर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होने की संभावना है वर्ष 2025 में। यहाँ पर मैं बता दूं कि बीएड कैंडिडेट ही केवल इस पद के लिए एलिजिबल होंगे, डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। वैसे भी प्रवक्ता की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर पीजीटी में आपका पीजी प्लस बीएड की मांग की जाती है। वैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में नॉर्मल जो टीजीटी पीजीटी का पद देखते होंगे, जो पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कराया जाता था, अब वो नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कराया जाएगा। तो पहले क्या था कि अन्य राज्यों में अगर आप देखेंगे तो बीएड कंपलसरी मांगा जाता था, और एनसीटी का गाइडलाइन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी बीएड कंपलसरी है पीजीटी के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी कि बीएड कंपलसरी नहीं था। अगर आपने पीजी कोर्स किया हुआ है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र हो जाते थे। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में एक सहूलियत ये दी गई थी बीएड अभ्यर्थियों को कि यहाँ पर अगर आपने पीजी के साथ बीएड किया हुआ है तो आपको प्राथमिकता दी जाती थी। मतलब कि मान लीजिए एक सीट है और एक सीट पर बीएड वाले ने भी एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आवेदन किया है और एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि पीजी है लेकिन बीएड नहीं है, तो उसको कुछ वेटेज मिलेगा। किसको? जिसने बीएड किया हुआ है। तो ये थोड़ी सी सहूलियत हुआ करती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार उसमें बदलाव करने जा रही है। आज से लगभग 1 साल 2 साल पहले ये प्रस्ताव मांगे गए थे उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कि वहाँ पर भी बीएड को अलाउ कर दी, एलिजिबिलिटी में चेंज करते हुए बीएड ही वहाँ पर एकमात्र एलिजिबिलिटी रखा जाए। मतलब कि केवल पीजी के बेस पर नहीं बल्कि पीजी के साथ बीएड होना अनिवार्य करने जैसी संभावना स्थिति उत्पन्न हो रही थी। अब उत्तर प्रदेश में जब नई शिक्षक भर्ती आएगी, जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जो कराई जाती थी, जो कि अब उत्तर प्रदेश नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई जाएगी, उसके बाद ही वो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या पीजीटी के लिए भी वहाँ पर बीएड अनिवार्य कर दिया गया है अथवा नहीं। हालांकि अन्य राज्यों में देखेंगे तो बीएड अनिवार्य तौर पर वहाँ पर मांगा जाता है। तो अच्छी खबर है बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए कि उनके लिए एक तो आपको एलटी ग्रेड की भर्ती देखने को मिलेगी, जिसे आप टीजीटी के नाम से जनरली जानते होंगे अन्य बोर्ड मतलब कि विद्यालयों में जो होते हैं। और ये जो भर्ती होगी वो राजकीय माध्यमिक विद्यालय की बात की जा रही है। और जो टीजीटी पीजीटी नॉर्मल वाला आप देखते होंगे वो जो होता है वो एडेड विद्यालयों में होता है। एडेड का मतलब जो जिसे आप अर्ध सरकारी के नाम से जानते हैं। जैसे आपके जिले में कोई ऐसे भी विद्यालय होंगे जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी बिल्डिंग वगैरह होगी वो मेंटेनेंस का काम प्राइवेट संस्था करती है। मतलब कि प्राइवेट विद्यालय होते हैं, लेकिन टीचर्स जो होते हैं वो सरकार हायर करती है और उनकी सैलरी भी सरकार इशू करती है। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट है लेकिन बाकी का जो भी सैलरी है टीचर्स की, एम्प्लॉयज़ की, वो सब कुछ सरकार इशू करती है। सरकारी टीचर ही आप काउंट होंगे, लेकिन केवल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्राइवेट होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एडेड विद्यालय। और ये जो विद्यालय हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ये पूरी तरीके से सरकारी विद्यालय होते हैं। और इसमें जो शिक्षकों की भर्ती होती है प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की, वो यूपीपीएससी के माध्यम से कंडक्ट कराया जाएगा इसका एग्जामिनेशन। और जो एलटी ग्रेड के अलावा जो टीजीटी पीजीटी नॉर्मल वाला होता है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कंडक्ट कराया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों में भी अगर आप देखेंगे एडेड विद्यालयों में तो लगभग 20 से 25 हज़ार पद खाली हैं। तो 2025 का जो पूरा वर्ष है वो बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा बीत सकता है अगर हम लोग बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि उनके पास अभी ये वाला पद तो विज्ञापित होगा ही होगा। इसके अलावा यूपीपीएससी के माध्यम से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ही माध्यम से बीएड अभ्यर्थियों के लिए बीईओ का पद विज्ञापित होना भी प्रस्तावित है। लास्ट बीईओ की जो वैकेंसी थी बहुत पहले आई थी, लगभग 4-5 साल पहले आई थी। उसके बाद से कोई बीईओ की वैकेंसी नहीं आई। तो ये जो बीईओ का पद होगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसे आप खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से जानते हैं, उसमें बीएड कंपलसरी मांगा जाएगा, डीएलएड एलिजिबल नहीं होता है। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जो पहले टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती थी, जो कि अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराया जाएगा, उसमें भी लगभग 20 से 25 हज़ार पद बताए जा रहे हैं। अभ्यर्थी लगातार दबाव बना रहे थे कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 वाला विज्ञापन जारी हुआ था, जिसकी परीक्षा होना प्रस्तावित है अप्रैल में,
उसमें ही इस पद को जोड़ दिया जाए, जिस पर सहमति नहीं बनी और नए पद विज्ञापित करने जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो वर्ष 2025 जो है वो बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा गुजर सकता है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से अगर हम लोग बात करें। अब आते हैं डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए कि क्या उनके लिए कोई भर्ती है। तो देखिए, डीएलएड के लिए अभी कोई खास उत्तर प्रदेश में स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि देखिए अधियाचन या फिर ये सभी मामले से कहीं ऊपर ये मामला है कि राज्य सरकार प्राथमिक में शिक्षक भर्ती को लेकर के गंभीर है अथवा नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे अभी जो उपचुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, तो जब वैसे ही सरकार जीत रही है तो फिर ये मुद्दा बनेगा नहीं, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों को लेकर के जब भी मुद्दा उठता है तो सरकार अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर देती है कि पिछले 5 साल में हमने इतने लाख पद प्राथमिक में भरे हुए हैं और अपनी उपलब्धियों को गिना देती है। अगर आप पीएबी का रिपोर्ट देखेंगे तो साल दर साल जो सैंक्शन पोस्ट होते हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, उन सैंक्शन पोस्ट में काफ़ी कमी आई है। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया गया और उनको मर्ज किया गया और पुराने विद्यालयों को बंद किया गया, जो कि एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो कोई फ्रंट में आकर के स्वीकार नहीं करेगा कि हाँ ऐसे विद्यालय मर्ज हो रहे हैं या फिर बंद हो रहे हैं, सरकार तो कभी भी नहीं करेगी। लेकिन ये डेटा पीएबी के रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो सैंक्शन पोस्ट आज से लगभग 3 साल पहले जो हुआ करता था और आज का जो सैंक्शन पोस्ट है उसमें लगभग 1 से 1.5 लाख का फर्क देखने को मिलेगा। यानी 1 से 1.5 लाख जो शिक्षकों के पद थे वह स्वतः ही समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई एक ही परिसर में 2 विद्यालय हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी, और अगर अपर प्राइमरी में भी प्रिंसिपल है और प्राइमरी में भी प्रिंसिपल है तो चूंकि 2 प्रिंसिपल तो होंगे नहीं, एक प्रिंसिपल ही पोस्ट होगा, तो अपर प्राइमरी वाला जो सहायक अध्यापक है वो प्राइमरी के प्रिंसिपल के पोस्ट के बराबर होता है। मतलब कि अपर प्राइमरी में ऑलरेडी अगर प्रिंसिपल है तो प्राइमरी वाले प्रिंसिपल को उस प्रिंसिपल के पोस्ट से हटा करके अपर प्राइमरी का सहायक अध्यापक बनाया जा सकता है। इससे क्या फायदा हुआ अगर सरकार के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो देखिए, प्राइमरी के प्रिंसिपल को एक पोस्ट खत्म किया गया और अपर प्राइमरी में जो एक पोस्ट खाली था टीचर का वो भी उस प्रिंसिपल से भर गया, और ना तो यहाँ पर कोई नया हायरिंग करना पड़ा बल्कि जो पद खाली थे वो स्वतः ही भर गए और दोनों विद्यालय एक ही परिसर में मर्ज हो गए। ये तो हुआ कि आपस में मर्ज करने की बात। और जब 1 किलोमीटर के अंदर कोई 2 विद्यालय हैं और एक विद्यालय में ऐसे विद्यालय जिनमें 50 से कम छात्र थे, उन सबको मर्ज कर दिया गया पास के विद्यालय में। इससे क्या नुकसान हुआ? गांव देहात में अगर अभी भी आप देखेंगे तो शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा परिवार जो है वो जागरूक नहीं होते हैं। अब गांव में एक पास वाले विद्यालय में भी अगर कोई परिवार अपने बच्चे को नहीं भेज रहा है तो क्या इस बात की गारंटी है कि अगले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पर जो विद्यालय है उसमें वो बच्चा विद्यालय में जाएगा? अगर वो परिवार शिक्षित नहीं है तो शिक्षा को लेकर के वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं, बच्चों को खेतों में काम में लगा देते हैं और बच्चे खुद भी इंटरेस्टेड नहीं होते, परिवार उस तरीके का माहौल नहीं होता है कि वो शिक्षा का माहौल बना सके। इस वजह से वहाँ के बच्चे दूसरे विद्यालय में नहीं जा रहे। तो एक तो जो छात्रों का नामांकन है उसमें भारी कमी देखने को मिल रही है। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये भी देखने को मिला है, जैसे नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें पहले क्या था, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ये सहूलियत दी गई थी कि 31 जुलाई 2000 मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर का 31 जुलाई जो होगा उसका थ्रेशोल्ड डेट माना जाएगा, क्योंकि कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए नई शिक्षा नीति के हिसाब से आपका 6+ एज होना चाहिए। अगर आज आपकी एज, अगर आप डीएलएड बीएड कर चुके होंगे तो 20+, 25+, 30 के आसपास होगी, 25 से 30 के बीच में होगी, उम्मीद करता हूँ। तो जब आप याद करिए, जब आप पढ़ाई शुरू किए थे तो 5 साल अगर आपकी एज होगी तो कक्षा 1 में आप डायरेक्टली एडमिशन ले लेते थे। लेकिन आज के समय में नई शिक्षा नीति के बाद से ये हो गया है कि आपका एज जो होगा वो 6+ होना चाहिए कक्षा 1 में जाने के लिए। तो इसके वजह से भी बच्चों की संख्या में जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें कम हो रहे हैं, क्योंकि गाँव देहात में ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जिनका एज अभी 6+ नहीं हुआ है, तो लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। और सरकार ने फिर इस थ्रेशोल्ड डेट जो पहले 31 जुलाई था उसको बदल करके 31 मार्च कर दिया है हर फाइनेंशियल ईयर का। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपकी एज 31 मार्च को 6+ होगी तभी आप उस सरकारी विद्यालय में एडमिशन ले पाएंगे, अन्यथा एडमिशन आपका नहीं होगा। ये नई शिक्षा नीति को उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कुछ नामांकन कम हो रहे हैं, और जो सैंक्शन पोस्ट होता है या फिर जो भी पदों की गणना होती है वो छात्रों की संख्या के आधार पर ही होती है। कोरोना के बाद से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अपनी पीठ काफ़ी थपथपा चुकी थी इस बात को लेकर के कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें भारी संख्या में अभ्यर्थियों का नामांकन हो रहा है, मतलब कि सरकारी विद्यालयों में लोग आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन वो आकर्षण जो था वो लोगों की जब नौकरी चली गई कोरोना काल में, उसके वजह से वो आकर्षण था, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई से ज़्यादा पहले उनका पेट पालना इंपॉर्टेंट था परिवार के लिए, और इसी वजह से जब उनकी नौकरी चली गई तो प्राइवेट विद्यालय का फीस जो था वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से प्राइवेट विद्यालय से नाम बच्चे
बच्चे का कटवा करके वो सरकारी विद्यालय में डाल रहे थे। तो ये सरकार की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि वो नौकरी जाने की वजह से बच्चों का एडमिशन सरकारी विद्यालयों में हुआ था। और जब कोरोना जैसी स्थिति खत्म हुई, रोजगार पर लोग लौटे, तो उन सरकारी विद्यालयों से निकाल करके अपने बच्चों को फिर से प्राइवेट विद्यालयों में डालने लगे, जिससे बच्चों की संख्या कम हुई, नामांकन कम हुई। अब इन चीजों को लेकर कभी देखिएगा सरकार का ना तो ट्वीट आता है, ना तो कोई आंकड़ा आता है। क्यों? क्योंकि बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। ऊपर से जो विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, उसके वजह से भी लगातार अभ्यर्थी दूसरे विद्यालय में नहीं जा पा रहा है। इसकी वजह से भी जो छात्रों का नामांकन है वो कम हो रहा है। और ये सारी चीजें निश्चित तौर पर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जहां देश की जनसंख्या तेजी से बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश राज्य की आप बात करें तो देश का सबसे जनसंख्या वाला राज्य है, बावजूद इसके विद्यालयों का बंद होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर आप किसी भी प्राइवेट विद्यालय में जाएंगे तो किसी भी विद्यालय का, अगर आप नर्सरी की बात करते हैं, कक्षा नर्सरी की, जिसमें 3 साल का जब बच्चा होगा तब जाएगा, प्राइवेट विद्यालय में 1000 से कम कहीं फीस आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। अगर आप कक्षा 1 की बात कर लें प्राइवेट विद्यालय में, तो कम से कम 2 से 3 हज़ार महीने का वहाँ पर फीस होता है, कम से कम मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे विद्यालय जिसमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत अच्छा टीचर नहीं, उसकी मैं बात बता रहा हूँ। अगर बड़े स्कूल में जाएंगे तो ये फीस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर भी लोग आखिर सरकारी विद्यालयों की तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर उस तरीके का माहौल नहीं है, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो पूरा सिस्टम है वो धीरे धीरे करके, सरकारी विद्यालय वाला जो पूरा सिस्टम है वो धीरे धीरे करके लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है, परिवार को, बच्चों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। इस वजह से नामांकन कम हो रहा है। और जिस तरीके से सरकार इस मामले को लेकर के बहुत चिंताजनक तो दिख नहीं रही है, क्योंकि लगातार विद्यालयों को मर्ज करना केवल ये दिखा करके कि बच्चे की संख्या नहीं बढ़ रही है, आपने दूसरे विद्यालय को मर्ज कर दिया और पहले विद्यालय को बंद कर दिया। तो यहाँ पर तो विद्यालय कम हो रहे हैं ना, जबकि विद्यालय की संख्या और बढ़नी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के निश्चित तौर पर सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर सकता है। और आरटी एक्ट की बात कर लीजिए, नई शिक्षा नीति की बात कर लीजिए, या फिर शिक्षा में बदलाव की बात कर लीजिए, वो जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में नहीं जा रहा है। अगर आप 2024 का बजट देखेंगे यूनियन वाला, इसके अलावा 2025 का यूनियन वाला बजट देखेंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट अलॉट होना चाहिए, जो 2024 में हुआ था, उससे भी थोड़ा सा कम 2025 में कर दिया गया है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर आप देखेंगे तो वो कहता है कि टोटल बजट का आपको 4% कम से कम की बात की जा रही है, कम से कम आपका 4% तक आपको खर्च करना चाहिए। जबकि यहां पर 4% तक भी नहीं खर्च किया जा रहा है, ना तो केंद्र सरकार में ना तो राज्य सरकार में। आखिर 4% अगर खर्च किया जाता तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता, लेकिन ये चीज़ें ना हो पाने की वजह से अभ्यर्थी अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और जब तक बच्चे सरकारी विद्यालयों में बढ़ेंगे नहीं, शिक्षक भर्ती की उम्मीद धूमिल ही रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन